नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज की वीडियो अपनी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की, यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का कॉमन सब्जेक्ट IDD, HI, VI, MD सभी का कॉमन सब्जेक्ट है ये। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इनके जो मैराथन क्लासेस थी वो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज हम यूनिट 4 की चर्चा करेंगे और यूनिट 4.1 से लेकर के 4.5 तक चर्चा करने वाले हैं। और यहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है अटेंशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ध्यान। इसी को हम लोग कहते हैं अवधान। तो अटेंशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग जो है उसके बात करेंगे। भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्लासरूम में बच्चे को इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले अटेंशन क्या होता है। अटेंशन क्या होता है कि अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर किसी एक बिंदु या वर्तमान क्षण पर चीजों को केंद्रित करना क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि मन को शांत करना, एकाग्र करना, सचेत करना, ये क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जितनी भी चीजें हमारे वातावरण में चल रही हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे वातावरण में चल रही हैं, उन सब चीजों को छोड़कर किसी एक विशेष चीज पर या विशेष वस्तु पर या विशेष ज्ञान पर अपने ध्यान को केंद्रित करना क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। हम अगर बात कर लें तो कहेंगे ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को किसी विशेष वस्तु, विषय और गतिविधि पर केंद्रित करता है। भाई अगर ध्यान नहीं है, हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ने में, तुम्हारा ध्यान नहीं है इस काम को करने में, यानी कि जो काम आप कर रहे होते हैं उसके अलावा आपका ध्यान इधर उधर जाता है। तो ये क्या है, आपका ध्यान भंग हो रहा है। अगर आप जिस काम को कर रहे हैं वहीं पर आपका ध्यान केंद्रित है, अटेंशन है आपको, अटेंशन है आपको उस काम को करने की, तो वो क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। ये क्या होती है, यहां पर यह एक मानसिक ऊर्जा होती है। एक हमारी मानसिक ऊर्जा ही समय में कई चीजों की बजाय किसी एक चीज पर ध्यान को केंद्रित कराती है। ध्यान बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे स्वतः ध्यान। स्वतः ध्यान में क्या होता है, यह उस ध्यान को संदर्भित करता है जो व्यक्ति अपनी इच्छा और अपने प्रयासों से केंद्रित करता है। भाई उसकी इच्छा है काम करने की तो काम अच्छे से करेगा, उसका ध्यान उस काम में लगेगा। और अगर इच्छा नहीं है उसको काम करने की तो कहां उसका जो है ध्यान केंद्रित हो पाएगा, कहां उसका मन लगेगा। ठीक। उसके बाद स्वतः ध्यान, अगर किसी बाहरी उत्तेजना से, जैसे तेज आवाज, चमकीली रोशनी, इसके कारण कोई ध्यान को आकर्षित करता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं, रेड कलर को देखते हैं तो उसकी तरफ देखते रहते हैं, किसी लाइट को देखते हैं तो उसकी तरफ देखते रहते हैं, यानी कि ये कोई आवाज, कोई चमकीली चीज उसको आकर्षित कर रही है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, अस्वतः ध्यान होता है, कोई चीज उसको आकर्षित कर। इसके बाद में आवासीय ध्यान, लंबे समय तक किसी एक कार्य गतिविधि पर ध्यान बनाए रखना। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ठीक है, उसके बाद उसका ध्यान जो है किसी दूसरी चीज में लगने लगता है। तो उस समय क्या होता है कि भैया लंबे समय तक किसी कार्य को, किसी गतिविधि को आप करते रहें,
ठीक है, ये होता है आपका आवासीय ध्यान। इसके बाद में विभाजित ध्यान, एक समय में कई कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। भाई एक समय में आप 2 काम कर रहे हो, 3 काम कर रहे हो, तीनों पर ध्यान केंद्रित करके कर रहे हो, तो ये क्या होता है, डिवाइड अटेंशन होता है, विभाजित ध्यान होता है। इसके कारक क्या होते हैं, अगर कक्षा में टीचर बच्चे को सही लर्निंग स्टाइल से नहीं पढ़ा रहा है, सही ढंग से चीजों को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो बच्चे का ध्यान इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि भैया शिक्षक ऐसी चीजों को प्रस्तुत करे, ऐसा उसको पढ़ाने का तरीका बताए जो काफी रोचक हो और कम्युनिकेशन हो सके। उसके बाद में स्वर और भाषा, भाई शिक्षक की आवाज स्पष्ट होनी चाहिए। बिना स्पष्टता के जो है कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए राजी नहीं होता। अगर स्पष्ट आवाज नहीं शिक्षक देगा तो भैया बच्चा नहीं पढ़ने के लिए राजी होगा, ठीक है, उसको नहीं समझ में आएगा, उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, ठीक है, वो आकर्षक नहीं बनेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कहेंगे भैया उसका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। शिक्षक आत्मविश्वास के साथ में चीजों को पढ़ाएं, ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं जो पॉजिटिव बिहेवियर हो, ठीक है। छात्र संबंधी कारक यानी कि इंटरेस्ट या रुचि, अगर छात्र को किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस काम को नहीं करेगा। आप उससे अगर उस काम को करा रहे हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो वो ध्यान लगा करके उस काम को करता है। थकान, मानसिक और शारीरिक थकान, अगर बच्चा थका होगा तो ये भी जो है उसके ध्यान को प्रभावित करेगा। इससे क्या होगा, थका है या मानसिक थकान है या उसको शारीरिक थकान है तो उसको काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये प्रभावित करता है। उम्र और परिपक्वता, लंबे समय, अगर मान लीजिए बच्चा छोटा होता है तो आप उसको लंबे समय तक चीजों को ध्यान केंद्रित करना सिखा सकते हो, लेकिन अगर बच्चा छोटा नहीं है तो आप जो है धीरे धीरे वो अपने ध्यान करने की क्षमता को जो है धीरे धीरे खोता रहता है, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है। बच्चे का स्वास्थ्य, एक स्वस्थ मनुष्य ही अच्छी चीजों को बेहतर रूप से कर सकता है, और भैया अगर स्वस्थ मनुष्य है तो तभी स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, तो अगर स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा तभी तो भैया बच्चा ध्यान केंद्रित करके पढ़ेगा। पर्यावरणीय कारक, भाई पर्यावरण में अगर शांति नहीं है, अव्यवस्था है, तो बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। बहुत नॉइस आ रही है तब भी बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। बैठने की सही व्यवस्था नहीं है तब भी बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सब चीजें होनी चाहिए जो ध्यान को बढ़ाती हैं। भाई शोर नहीं होना चाहिए, पर्याप्त बच्चे के लिए प्रकाश होना चाहिए, कम प्रकाश नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से कक्षा का संचालन होना चाहिए, ठीक है, बैठने की व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, चित्र, वीडियो, ग्राफिक्स, इसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा ध्यान केंद्रित करके पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है, और जब अलग अलग तरीके का होता है तो अपने हिसाब से ही सीखेगा, अपनी शिक्षण शैलियों के माध्यम से ही सीखेगा, ना कि किसी भी दूसरी चीजों के माध्यम से, ठीक है। बाहरी कारक भी होते हैं, जैसे आपका चिंता, तनाव, नींद, इसकी अगर कमी है तब भी बच्चे को मन नहीं लगेगा किसी भी काम को करने में। इसका उपाय क्या होता है, बच्चे के लिए ऐसी गतिविधियां कराएं जो काफी अट्रैक्टिव हो, ठीक है, बच्चे को रुचि आधारित चीजों को समझाएं, अनुकूलन करके शिक्षण सामग्रियों को लगाएं, नियमित अंतराल पर चीजों को समझाइए, नहीं कि आप पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चा जो है बाद में पठार बच्चे में उत्पन्न हो गया। बच्चे को आप पढ़ाओ, थोड़ी देर खिला दो या कुछ ऐसी बातें कर लो जिससे उसका माइंड फ्रेश हो जाए, उसके बाद आप फिर से कराओ। मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव टूल्स का उपयोग करके, व्यक्तिगत प्रक्रिया और प्रोत्साहन दे करके, ठीक है, इससे आप ध्यान को बढ़ा सकते हो और शिक्षक और बच्चे दोनों के लिए चीजें लाभकारी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 4.2 की, जिसका नाम है परसेप्शन यानी कि धारणा, ठीक है। धारणा की जब भी बात करेंगे तो धारणा की अवधारणा, धारणा को प्रभावित करने वाले कारक, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं 4.2 में। तो जान लेते हैं भैया कि परसेप्शन क्या है, धारणा क्या है। ये भी क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसमें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां कौन सी भाई, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इनके द्वारा
इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसे व्यवस्थित करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। भाई हमने देखा कि कोई जा रहा है, तो देखा यानी कि अपने आंखों से देखा। कोई जा रहा है तो हमने क्या सोचा, ये कहीं जा रहा है, इसको हमने व्यवस्थित किया, इसकी जानकारी को व्यवस्थित किया और अर्थ निकाला कि हो सकता है कि ये वहां जा रहा हो, यहां जा रहा हो। तो यानी कि जो भी हमारा परिवेश है उसमें मौजूद वस्तुएं, घटनाओं और परिस्थिति को हम समझते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा परसेप्शन कहलाता है। और ये किसके द्वारा हम समझते हैं और व्याख्या करते हैं? तो अपनी इंद्रियों के द्वारा हम समझते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, धारणा कहते हैं। इसका अर्थ है अनुभूति केवल किसी वस्तु को देखने या सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे पहचानना और समझना और उसमें प्रतिक्रियाएं देना भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर पहचाना जाएगा, समझा जाएगा और प्रतिक्रिया दी जाएगी तो ये भैया परसेप्शन कहलाए। उदाहरण के लिए एक चित्र को देखकर किसी व्यक्ति उसे सुंदर समझ सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसे साधारण समझ सकता है। भाई अपनी अपनी धारणा होती। वही हम चित्र देखते हैं, कहते बहुत अच्छा है, किसी को कोई कहता है अरे मुझे नहीं पसंद आया, कोई कहता है अरे इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है? लोगों की परसेप्शन होती है, लोगों की धारणा होती है। ठीक है, इसके बाद में अनुभूति की प्रक्रिया, यानी कि सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा बाहरी उत्तेजना को ग्रहण करना, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो है ध्यान को केंद्रित करके बनाए रखना, उन सभी चीजों का संगठन करना और भैया तब जाकर के उनका अर्थ निकालना और उन्हें समझना। ये क्या होती है? परसेप्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज को या उत्तेजना को ग्रहण किया जाता है, उससे सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है, सूचना प्राप्त करके उन सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद में उसका अर्थ निकाला जाता है। परसेप्शन को प्रभावित करने वाले कारक आपका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, पूर्व एक्सपीरियंस हो सकता है जो परसेप्शन को प्रभावित करे। आपकी सोच, भाई अगर आपने बहुत पहले कोई अच्छी चीज देखी होगी और अगर आपको कोई वही चीज फिर से दिखा दे, वही चीज का मतलब कोई वैसी ही चीज, तो आप समझ सकते हो कि कौन सी अच्छी थी। आप बता सकते हो कि ये नहीं वो वाली अच्छी थी। आप किसी के बीच में तुलना कर सकते हो। तो ये क्या है? आपका अनुभव है जो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपकी रुचि और आवश्यकताएं, व्यक्ति की रुचि, वर्तमान जरूरतें और अनुभूति जो है उसको दिशा देती है। मनोवैज्ञानिक स्थितियां, अगर बच्चे में कोई तनाव है, चिंता है तो प्रभावित करेगा ना। तो क्या अच्छी चीज भी होगी तब भी कहेगा यार मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। कितना भी अच्छा उसके सामने खाना रख दो, कितना भी अच्छा उसका टेस्ट क्यों ना हो, वो यही सोचेगा अरे नहीं। अगर चिंता में है, अगर वो तनाव में है तो नहीं खाना उसको। यानी कि उस समय उसका परसेप्शन क्या बना हुआ है कि ये खाना भी हो सकता है खराब। जो तनाव होता है, चिंता होती है, खुशी होती है, वहां पर ये भी जो है आपके परसेप्शन को प्रभावित करती है। ठीक है, मूल्य और विश्वास, एक बार विश्वास इंसान कर लेता है कि भाई ये हो सकता है चीज अच्छी हो, चलो भाई इसको हम थोड़ा चख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ये यहां पर चलते हैं, ये जो है स्थान बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो स्थान उसको अच्छा नहीं बाद में मिलता है तो भैया उसका क्या होता है? विश्वास वहां से हट जाएगा। दूसरी चीज को भी अगर वो उठाने जाएगा या लेने जाएगा तो फिर नहीं लेगा। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? प्रभावित करता है। वस्तु से संबंधित कारक, आकार, बड़ी या सामान्य आकार की वस्तुएं, इन पर जल्दी ध्यान आकर्षित होता है। रंग और चमक, इन पर भी बच्चे का जल्दी ध्यान आकर्षित करता है, ये भी प्रभावित कर सकती है। मूवमेंट, भाई बच्चा अगर स्वयं से काम करे, गतिशील वस्तुओं के द्वारा काम करे, उसके बीच में तुलना करे तो ध्यान को आकर्षित कर सकता है। ठीक है, परिस्थिति से संबंधित कारक, जहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, कोई अगर
समाज है ऐसा जहां पर जो है परसेप्शन बनाया जा रहा है कि नहीं हमारी संस्कृति ऐसी है, ऐसा करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। तो उनकी धारणा ही तो है भाई, हर संस्कृति हर समाज अपने अपने परसेप्शन को बना करके रखा है, तो ये भी प्रभावित करेगा। टाइम, ये भी प्रभावित करेगा। टाइम के अनुसार, घटना के अनुसार अपने अनुभव को आप बदल सकते हैं। ठीक है, इसके प्रकार क्या होंगे तो कहोगे सर दृश्य अनुभूति, आप देख करके वस्तुओं को समझ सकते हैं। श्रवण अनुभूति यानी कि सुन करके ध्वनियों को पहचानना। स्पर्श करना, स्पर्श अनुभूति टेक्टाइल्स के माध्यम से। स्वाद यानी कि टेस्ट और स्मेल के माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, अधिगम को सुधारने के उपाय, अनुभूति को सुधारने के उपाय, आप बच्चे को लर्निंग कराओ, नए नए अनुभव सिखाओ। ठीक है, व्यक्ति को जो है उसकी अनुभूति से बेहतर कराओ, उसको टच कराओ। ठीक है, उसको नई चीजों से ज्ञान सिखाओ। ध्यान और एकाग्रता, अटेंशन अगर बनी रहेगी, ध्यान केंद्रित करता रहेगा तो उसकी क्षमता बढ़ावा मिलता रहेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या होता है, अनुभूति अधिक बेहतर होती है, प्रभावी होती है। ठीक है, मल्टी सेंसरी अप्रोच, इसमें क्या होगा, इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को और घटनाओं को समझ सकेंगे। ठीक, केवल इंद्रियों की प्रक्रिया नहीं बल्कि यह सोच पर भी डिपेंड करती है, आपकी भावनाओं पर भी डिपेंड करती है, मानसिक स्थिति से भी आपको जोड़ती है। ये क्या होता है, आपका परसेप्शन होता है। ठीक है, केवल आप इंद्रियों से सीख देख रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आपकी सोच भी कैसी है ये भी डिपेंड करता है। आपने आंखों से देखा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, आपकी मानसिक प्रक्रिया क्या है, उस चीज को देख करके आपकी भावनाएं क्या हैं, ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेमोरी की। स्मृति क्या है भैया? स्मृति वही है जिसके माध्यम से आप किसी सूचना को, आप किसी अनुभव को, आप किसी ज्ञान को अपने पास रख पाते हैं। समय आने पर आप उसे पुनः याद कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान अगर आपने वर्तमान समय में उसका उपयोग कर लिया तो वो क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। ये आपके मानसिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित करती है, मानसिक और शैक्षणिक विकास को बेहतर बनाती है। जिसके पास अच्छी मेमोरी होगी, अच्छी स्मृति होगी, वो अच्छा पढ़ने में होगा। ठीक है, ये कैसी हो सकती है, अल्पकालिक हो सकती है और दीर्घकालिक हो सकती है। यानी कि थोड़े समय के लिए अगर आप किसी भी चीज को याद कर रहे हैं तो वो है आपकी अल्पकालिक स्मृति। जैसे किसी का फोन नंबर याद किया, मोबाइल में टाइप किया और भूल गए, यानी कि थोड़े समय के लिए आपने जानकारी को संभाल के रखा तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लंबे समय के लिए अगर आपने जानकारी को संभाल कर रखा, जहां पर आपने किसी अनुभव को, किसी ज्ञान को, किसी कौशल को आपने संभाल करके रखा है और जरूरत पड़ने पर आपने उसका उपयोग किया, तो वो आपका कहलाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक आपका स्पष्ट स्मृति और दूसरा आपका जो है अस्पष्ट स्मृति। तत्वों और घटनाओं को से संबंधित है तो भैया स्पष्ट होगा, अस्पष्ट होगा स्वचालित और प्रक्रियात्मक स्मृति, जैसे साइकिल चलाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अस्पष्ट यानी कि इम्प्लीकेंट मेमोरी। ठीक है, संवेदी स्मृति, सेंसरी, जहां पर आप इंद्रियों को टच करके, छू करके किसी 1 या 2 सेकंड के लिए जानकारी को संग्रहित करते हो। निकलते हुए आप चले जाओ, आपने जानकारी को संग्रहित किया और भूल गए। ठीक है, इसके बाद में दृश्य और स्थानिक, विजुअल और ऑडिटरी मेमोरी, आंखों से देखकर वस्तुओं को, छवियों को याद कर लेना। हम लोग कभी कभी आंखों से देख लेते हैं और बहुत दिनों तक हमें वो चीजें याद रहती हैं। सुन करके किसी भी चीज को याद करना, तो ये आपका कहलाता है भैया श्रवण स्मृति। बच्चों में आप कैसे इस चीज को सुधार सकते हो, सुधारने की रणनीतियां क्या होंगी? अगर आप उन्हें इंटरेक्टिव तरीके से रोचक बना करके चीजों को सिखाओगे, जैसे कहानियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, गतिविधियों का उपयोग करके, तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा और सीखा हुआ ज्ञान ज्यादा दिनों तक याद कर सकेगा। चित्र और रंगीन सामग्री का उपयोग करके, कहते हैं ना कि भैया बच्चे को टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सिखाओ,
और टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा लगाओ कि बच्चा वहां पर ऑडियो, वीडियो, फ्लैश कार्ड, रंगीन चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से चीजों को करे। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है कि भाई रोचक तरीके से अगर बच्चे को सिखाओगे तो बच्चा उस चीज को ज्यादा दिन तक अपने मेमोरी में रख पाएगा। उसके बाद में दोहराव की बात करते हैं। नियमित अभ्यास बार बार कराओ। हम लोग भी अगर किसी भी चीज का बार बार दोहराव करते हैं, बार बार नियमित अभ्यास करते हैं, तो वो चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और उसको भूलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके बाद में आपका या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल या संगठनात्मक कौशल, जानकारी को वर्गीकृत और व्यवस्थित रूप से सिखाना। बच्चे को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके एक सीक्वेंस से अगर चीजों को सिखाते हो तो बच्चा बढ़िया तरीके से सीखेगा। बच्चे को अगर आप एसोसिएशन और कल्पना करके सिखा रहे हो, नई जानकारी को पहले से प्राप्त जानकारी के तथ्यों के साथ जोड़ रहे हो। मान लो अगर आपने कोई नई जानकारी सिखानी है, बच्चे को जो चीजें पहले आ रही थी उनसे हुई अगर आप जोड़ते हुए सिखा दो तो बच्चा जल्दी उस चीज को याद कर लेगा। ठीक है, मेमोरी पजल गेम्स आप करा सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बच्चे को करा करके बच्चे को व्याख्यान दे सकते हो, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दे सकते हो, रेगुलर ब्रेक के आधार पर आप सिखा सकते हो। भाई बच्चा थक जाता है तो थोड़ा थोड़ा जो है माइंड को उसके रिफ्रेश करते रहो, बच्चा सीखेगा। तो इस प्रकार से आप जो है मेमोरी को बच्चे की बेहतर कर सकते हो। ठीक है, बच्चे को खेल में फ्लैश कार्ड नोट्स के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से बच्चे की स्मृति को आप मजबूत बना सकते हो। ठीक है, जिससे बच्चा शैक्षणिक जीवन में बेहतर होगा और अपने कामों को बेहतर प्रदर्शन के साथ में कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि की, कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि मानसिक क्षमता जो व्यक्ति को सोचने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और स्थितियों को अनुकूलन करने में मदद करती है। भाई किसी भी समस्या को अगर आप हल करोगे तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा करोगे। किसी भी चीज को अगर आप तर्क करोगे तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा करोगे। किसी भी चीज को अगर आप सोचोगे तो आप बुद्धि के द्वारा सोचोगे। किसी भी चीज का निर्णय लोगे तो बुद्धि के द्वारा लोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये क्या है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो बच्चे की शैक्षणिक, सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर होती है। एक मानसिक प्रक्रिया आपकी है। ठीक है, बुद्धि की परिभाषा देख सकते हैं आप, अल्फ्रेड बिने ने दिया। बुद्धि वह क्षमता है जो हमें विचार करने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। भाई अगर हम अपने कोई विचार आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं या आपको ये काम करना है या नहीं करना है, बुद्धि के द्वारा, आप अपनी समस्याओं को हल कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं। ये कैसी होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ये एक मानसिक क्षमता होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो आईक्यू के द्वारा, बुद्धि लब्धि के द्वारा मापी जाती है। और आईक्यू का सूत्र होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100, बुद्धि लब्धि बराबर। तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, मेंटल एज जो है साइकोलॉजिस्ट निकालता है, वास्तविक आयु सबको पता होती है, गुणे में 100 लगा देते हैं, बच्चे का आईक्यू निकल के आ जाता है। अगर बच्चे का आईक्यू 90 से 110 के बीच में है तो बच्चा जो है सामान्य बुद्धि का है। अगर बच्चे का आईक्यू 70 से कम है तो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर बच्चे का आईक्यू 70 से 90 के बीच में है तो आप कहोगे सर ये बॉर्डर लाइन के हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कह सकते हो। यहां पर देख लीजिए लिखा भी गया है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, और ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि बुद्धि केवल एक तरीके की नहीं होती, या बुद्धि केवल आईक्यू तक सीमित नहीं होती। बुद्धि अलग तरीके की होती है, अलग क्षमता की होती है, और भैया अलग अलग तरीके से बच्चे का कौशल विकास होता है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। कहा कि सबसे पहले भाषाई बुद्धि, भाषा का उपयोग और समझने की क्षमता। जिसके पास भाषा का उपयोग करने की क्षमता होगी, और इन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक बुद्धि हर व्यक्ति के पास नहीं होती, हर बुद्धि अलग अलग होती है, प्रत्येक बुद्धि हर व्यक्ति के पास नहीं होती।
हो सकता है किसी के पास भाषाई बुद्धि हो तो उसके पास संगीतात्मक बुद्धि ना हो। ठीक है, तो हर बुद्धि अलग अलग होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, हो सकता है कोई बच्चा गणित में अच्छा हो तो उसका जो है वो हिंदी में अच्छा ना हो, वो भाषा का सही से उपयोग ना कर पा रहा हो, यानी कि गणितीय समस्याओं तर्क को हल करने की क्षमता। दृश्य स्थानिक बुद्धि, स्थान छवि नक्शे को समझने की क्षमता। ठीक, शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर के अंगों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता। संगीतात्मक बुद्धि, जहां पर संगीत सुनने समझने इसकी क्षमता। ठीक है, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरों की भावनाओं और यादों को समझने की क्षमता, यह जिसके पास होती है नेता शिक्षक काउंसलर होते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्वयं की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता। और भैया देखो ये दोनों होती हैं, एक में आप दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हो इंटरपर्सनल, और एक में आप स्वयं की भावनाओं को समझ रहे हो और विचारों को समझ रहे हो, तो भैया ये इंट्रापर्सनल। ठीक, प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को समझना और वर्गीकृत करने की क्षमता, ये प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, इनका महत्व क्या था कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति के पास अद्वितीय बुद्धि होती है। शिक्षा में हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करके चीजों को बेहतर कर सकता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है और वैसे ही याद कर सकता है, पढ़ सकता है। व्यवसायिक प्रदर्शन, भाई अगर व्यक्ति की ताकत है किसी भी चीज को पहचानने की तो भाई करियर में उसको बेहतर समानता मिल सकती है, बेहतर हो सकता है। बच्चे का समग्र विकास होगा, मानसिक भावनात्मक सामाजिक, इसके विकास पर इन्होंने जोर दिया और कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस बच्चे में क्षमता और कमजोरियों का मूल्यांकन करता है, जिससे शिक्षा और करियर को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है भैया, इसके बाद इस यूनिट का लास्ट चैप्टर 4.5 मोटिवेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणा, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं और अभिप्रेरणा भी बोलते हैं। तो अभी तक का जितना भी आपको बताया गया अगर समझ में आ गया तो कमेंट में भैया बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। आप अपने राज्य का नाम बता सकते हो, आप अपने जिले का नाम बता सकते हो, आप अपना नाम बता सकते हो। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो लाइक करके आप बता सकते हैं हाँ सर समझ में आ गया। तो मोटिवेशन की बात करते हैं, भाई हर व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए होता है। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को, किसी भी प्रतिक्रिया को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो कभी कभी उसको बाहर से मोटिवेशन मिलता है और कभी कभी वो आंतरिक रूप से गतिविधियों को करने के लिए आगे बढ़ता है। जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करवाता है, किसी भी लक्ष्य तक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या होता है? मोटिवेशन होता है। इससे बच्चा आंतरिक इच्छाओं और बाहरी प्रभावों का मिश्रण होता है जो गतिविधि के आधार पर चीजों को करता है। जैसे आंतरिक प्रेरणा आप कह सकते हो कि भैया यह व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होती है। भाई स्वयं से अगर चाहे कि मुझे ये काम करना है, उस काम में उसको रुचि हो, उस काम में उसको आनंद मिल रहा हो, उस काम को करने से उसे अच्छा लग रहा हो, संतोष मिल रहा हो, तो भैया वो होती है आंतरिक प्रेरणा। स्वयं से उत्पन्न हुई प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। किसी भी बाहरी पुरस्कार की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप चाहते हैं कि आप क्लास में फर्स्ट आए और उस फर्स्ट को आने के लिए आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। इसके बाद में बाह्य प्रेरणा, जैसे मान लो आपसे कोई कह दे, कोई टीचर कह दे या कोई अभिभावक कह दे कि आप जो है अच्छे नंबर लेकर के आओगे तब मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो ये क्या है? आपने उस अच्छे नंबर आने के लिए क्या किया? आपने क्या किया? उससे प्रेरणा ली कि मैं अच्छा नंबर लेकर के आऊंगा। आपकी प्रशंसा की गई, आपको पुरस्कार दिया गया, आपके दंड पर निर्भर किया गया बाहरी प्रेरणा को कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, माता पिता कहते थे ना जब हम छोटे होते थे, भैया क्लास 10th में अगर अच्छे नंबर लेकर के आओगे तो मैं आपको क्या दूंगा? एक साइकिल दूंगा, फोन दूंगा। तो ये क्या है? हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, प्रमोशन के लिए क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये क्या आपकी जो है बाह्य प्रेरणा है, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए। ठीक है, वहां पर भी माता पिता भी आपको कह रहे थे तो वहां पर आपकी वो भी बाह्य प्रेरणा थी, क्योंकि आप साइकिल के लिए उस काम को कर रहे हैं। लेकिन आप स्वयं से मोटिवेट हो कि मैं अच्छे नंबर लेकर के आऊंगा, मुझे लोग जो है बहुत अच्छा कहेंगे, तो ये आपका स्वयं का मोटिवेशन है। तो वो आपकी आंतरिक प्रेरणा, ये आपकी बाह्य प्रेरणा। ठीक,
प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत कारक, जहां पर बच्चे का रुचि होगा, इंटरेस्ट होगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो व्यक्ति काम को नहीं करेगा, और काम को नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मोटिवेशन प्रभावित होगा। ठीक है, बच्चे का आत्मसम्मान बना रहे। ठीक है, वो भी अगर बच्चे का गोल स्पष्ट नहीं है तो उसको प्रेरणा नहीं मिलती। आत्मविश्वास भी जो है बच्चे की प्रेरणा को इफेक्ट डालता है। बाहरी कारक, अगर आप कोई पुरस्कार नहीं दे रहे, मान लो बच्चे से आपने करा लिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया, उसको आपने प्रशंसा नहीं की, तो क्या वो मोटिवेट होगा? नहीं। तो आपको ये करना पड़ेगा। परिवार और समाज, परिवार का और समाज का समर्थन नहीं है, आपने अच्छा काम किया, परिवार और समाज ने कहा ही नहीं कि आपने अच्छा काम किया, तो आपको कैसे जो है प्रेरणा मिल जाएगी? ठीक है, तो इन सभी चीजों से आपकी प्रेरणा बढ़ती है, जहां पर आप प्रभावित भी कर रही है। भाई अगर आपकी चिंता है, आपको तनाव है, तो आप प्रेरित नहीं होगे किसी भी काम को करने के लिए, आपको मन ही नहीं लगेगा, आपके इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपको संतोष ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका सांस्कृतिक और सामाजिक कारक, ठीक है, ये भी आपको प्रभावित करता है। शैक्षिक और व्यवसायिक कारक, ये भी आपको प्रभावित करता है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि प्रेरणा जब भी बढ़ाई जाए बच्चे को, तो छोटे छोटे कार्य करवाए जाएं, उसको बराबर जो है मोटिवेशन मिलता रहे, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण बेहतर होगा। पुरस्कार उसे आप दे सकते हैं, मेहनत के लिए प्रशंसा और पुरस्कार दे सकते हैं आप। ठीक है, कार्य क्षेत्र में आप जो है बच्चे को उत्साहजनक और आनंददायक चीजें बना सकते हैं, सीखने का अवसर बच्चे के लिए प्रदान कर सकते हैं, नई कौशल और नए ज्ञान को आप प्रदान कर सकते हैं। इससे क्या होगा भैया, बच्चे का जो है मोटिवेट बच्चा होगा और बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा। बाह्य और आंतरिक रूप किसी भी प्रकार से आप उसके प्रदर्शन को, उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिगर पर। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।